जहाँ एक तरफ सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्णसेन आम्रपाली को नीलपद्म महल से बाहर निकाल रहे थे। आम्रपाली के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। एक तरफ उन्हें प्रसन्नता थी कि वो भानु प्रताप से मिलने जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये भय था कि यदि योजना सफल नहीं हुई तो क्या होगा। आम्रपाली मन में कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए, ये जोखिम तो उठाना ही होगा। हम आज भानु प्रताप से मिलकर अपने दिल की सारी बातें उन्हें बता देंगे, उनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा भी मांग लेंगे। तभी स्वर्णसेन ने कहा, हमें अब निकलना चाहिए, भानु प्रताप भी नदी किनारे पहुंचने ही वाले होंगे। उधर सम्राट और अंतेनाग कुटिया से निकल चुके थे। दोनों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। वो एक ऊंची सी चट्टान पर जाकर रुक गए। चट्टान से बहुत दूर स्थित महल साफ साफ नजर आ रहा था, किंतु चट्टान और महल के बीच एक बड़ा और घना भयानक जंगल था। सम्राट मन में कहते हैं, आज की रात आम्रपाली की तकलीफों की आखिरी रात होगी। फिर उन्होंने अपनी नजर महल की तरफ घुमाई और कहा, महाराज, हर बुरी चीज का अंत जरूर आता है, और आज वैशाली नगर से नगरवधु प्रथा का अंत हो जाएगा। आज हम आम्रपाली को आपकी पहुंच से बहुत दूर अपने मगध ले जाएंगे। आज हम उन्हें इस नर्क से आजाद कर देंगे। वो अंतेनाग की तरफ देखकर कहते हैं, अंतेनाग, आज की रात जितनी काली है, कल की सुबह उतनी ज्यादा उज्जवल होगी। तो अंतेनाग ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा सम्राट आपने, जिस क्षण की आपको प्रतीक्षा थी वो आने ही वाला है। सम्राट ने एक नजर फिर से घने जंगल की ओर देखा। फिर अचानक उन्होंने अंतेनाग को पास बुलाकर गंभीरता पूर्वक उससे कुछ कहा। अंतेनाग उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे के भाव भी अब गंभीरता में बदलते जा रहे थे। एक तरफ जहां सम्राट बेसब्री से आम्रपाली से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्णसेन आम्रपाली को महल से बाहर निकाल रहे थे। आम्रपाली, स्वर्णसेन और सरना जल्दी से गुप्त कक्ष की तरफ बढ़ गए। गुप्त कक्ष से जुड़ा हुआ एक गलियारा नीलपद्म महल के पिछले द्वार की तरफ जाता था। उस रास्ते पर ऊपर से 2 सैनिक वहां की निगरानी कर रहे थे। आम्रपाली की सुरक्षा के लिए स्वर्णसेन और सरना ने आम्रपाली को अपने बीच में खड़ा कर लिया। वो तीनों गलियारे की दीवार से चिपककर आगे बढ़ रहे थे। गलियारे में मशालें काफी दूरी पर लगी हुई थी, इसलिए उनके बीच के स्थान पर अंधेरा था। ऊपर चल रहे सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते, वो तीनों तेज कदमों से अंधेरे स्थान पर आकर खड़े हो जाते। इस तरह से वो गलियारे के मध्य भाग तक पहुंच गए थे। वो अगले अंधेरे स्थान की तरफ बढ़े ही थे कि तभी आम्रपाली का पैर लड़खड़ा गया, और जैसे ही उसके मुंह से आवाज निकलने वाली थी, सरना ने कसकर उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और फुर्ती से उसे आगे ले आई। ऊपर सैनिक को आवाज सुनाई पड़ी। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? ये सुनते ही दूसरा सैनिक भी दौड़कर वहां आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? तो पहले सैनिक ने कहा, कोई आवाज सुनी मैंने, चलो चलकर देखते हैं। ये सुनते ही स्वर्णसेन, सरना और आम्रपाली डर गए। तभी दूसरा सैनिक कहता है, शायद तुम्हारा वहम होगा, आज तक इधर भला कोई आया है जो आज आएगा? किसी को घुसना भी होगा तो वो राजमहल में घुसेगा, यहाँ क्या रखा है? तो पहला सैनिक कहता है, और अगर कोई हुआ तो? उधर नीचे तीनों की सांसें अटकी हुई थी। स्वर्णसेन ने मन में सोचा, ऐसा ना हो जाए कि कहीं हमें यहाँ से लड़कर बाहर जाना पड़ जाए। तभी दूसरा सैनिक एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाया और कहता है, लो, अभी तेरी शंका का समाधान कर देता हूँ। उसने वो बड़ा सा पत्थर उठाकर नीचे फेंक दिया। वो पत्थर तेज आवाज के साथ तीनों के पास आकर गिरा और लुढ़कता हुआ सरना के पैरों से टकरा गया। सरना चुपचाप खड़ी रही और उसने आम्रपाली का मुंह दबाए रखा कि कहीं डर के मारे उसके मुंह से आवाज ना निकल जाए। जब नीचे से किसी की कोई आवाज नहीं आई तो ऊपर सैनिक ने कहा, हो गई तसल्ली, कोई नहीं है ना? गलियारा समाप्त होते ही कुछ दूरी पर पिछला द्वार नजर आ रहा था। द्वार के समीप 8-10 सैनिक तैनात थे। स्वर्णसेन कुछ देर तक सोचते रहे, फिर सरना से कहते हैं, सरना चलो, अपनी योजना को क्रियान्वित करना है। सरना ने तुरंत हामी भर दी। तभी सरना ने तेजी से दौड़कर एक सैनिक को पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर कटार लगा दी। ये देखकर सभी सैनिक दौड़कर आए और सरना की तरफ तलवार तान दी। सभी दौड़कर स्वर्णसेन वहां पहुंच गए। स्वर्णसेन को देखकर सभी चौंक गए। स्वर्णसेन चीखकर कहते हैं, यही है तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था? हम लोग छुपकर यहाँ तक पहुँच गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हमें खबर मिली है कि कभी भी किसी भी वक्त बाहर कतार में खड़े लोग नीलपद्म महल के पिछले द्वार से अंदर आ सकते हैं।
जब कोई अंदर से बाहर आसानी से आ सकता है तो बाहर से अंदर भी तो जा सकता है। ऊपर खड़े सैनिक को भी कुछ नहीं पता चला। हो सकता है कि कोई ऊपर से ही घुस आए। जाओ, जल्दी से जाकर हर जगह की तलाशी लो। ये सुनते ही सारे सैनिक वहां से दौड़ गए और मौका मिलते ही स्वर्णसेन, सरना और आम्रपाली द्वार से बाहर निकल गए और नदी की तरफ बड़ी सावधानी से चल दिए। जहाँ एक तरफ स्वर्णसेन, सरना और आम्रपाली घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ बढ़े जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महल में महारानी को नींद नहीं आ रही थी। अपने कक्ष में महाराज गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु महारानी बहुत बेचैन थी। उनकी आंखों से नींद गायब थी। वो कक्ष के समीप गलियारे में टहल रही थी। तभी उन्होंने सामने से कपाला को आते हुए देखा। वो कपाला की तरफ बढ़ी। कपाला तेज तेज हाँफ कर कहती है, महारानी जी। महारानी ने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, धीरे से कपाला, नहीं तो महाराज जाग जाएंगे। कपाला ने गहरी सांस ली और कहा, महारानी आपका शक बिल्कुल सही था। हमने अभी युवराज को नीलपद्म महल के पिछले द्वार से जाते हुए देखा है। उनके साथ कोई 2 व्यक्ति और थे। उस समय द्वार पर सैनिक नहीं थे, किंतु उनके जाने के पश्चात सैनिक आ गए थे। जरूर युवराज ने कोई चाल चलकर उनको भटका दिया होगा, लेकिन उनके साथ में 2 लोग और कौन हो सकते हैं? महारानी ने कपाला की तरफ देखकर कहा, आम्रपाली और सरना के अलावा भला और कौन होगा? तो कपाला ने कहा, अब क्या होगा महारानी, पता नहीं ये लोग क्या करने जा रहे हैं इतनी रात में। युवराज आम्रपाली को वैशाली से दूर तो नहीं भेज रहे? तो महारानी ने कहा, दूर तो तब भेज पाएंगे जब वो महल के पिछले वाले जंगल से बाहर निकल पाएंगे। तो कपाला ने कहा, क्या मतलब? तो महारानी ने जवाब दिया, हमें तो पहले से ही शंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी। हम उन्हें पता लग जाएगा कि महल से भागकर निकल कर जाना इतना आसान नहीं है। ये कहकर महारानी मुस्कुरा दी। कपाला भी महारानी की सूझबूझ से प्रभावित होकर मुस्कुरा दी। जहाँ को महारानी अपनी चाल चल चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर स्वर्णसेन, आम्रपाली और सरना जंगल से गुजर रहे थे। सरना ने पहले ही नीलपद्म महल के पिछले द्वार से कुछ दूर घोड़े बांध दिए थे। तीनों लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्हें सामने घोड़े दिखे, वो तीनों भागकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। स्वर्णसेन को अच्छे से ज्ञात था कि सैनिक किस दिशा में तैनात रहते हैं, इसलिए वो दूसरी दिशा की तरफ से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही वो घने जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल इतना घना था कि उसमें वृक्ष के पत्ते टकराकर जंगल में तेज सरसराहट की आवाज कर रहे थे और साथ में घोड़ों की टापों से जंगल गूंज रहा था। तीनों घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। सरना और स्वर्णसेन बार बार आम्रपाली की ओर मुड़कर उसका हाल देख रहे थे। तभी सरना को अपनी दाहिनी तरफ कोई आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उधर कुछ नहीं था। कुछ देर पश्चात उसे फिर से आवाज सुनाई दी। उसने घोड़े की रफ्तार हल्की करके देखने की कोशिश की, पर कुछ नजर नहीं आया। सरना को रफ्तार कम करता देख स्वर्णसेन ने कहा, क्या हुआ सरना? तो सरना ने कहा, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। स्वर्णसेन और आम्रपाली ने मुड़कर देखा, उधर कोई नहीं था। स्वर्णसेन फिर से घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए कहते हैं, सरना तुम्हें वहम हुआ होगा। इस घने जंगल में रात के समय आने का साहस कोई नहीं कर सकता। तभी बहुत तेज जमीन पर कुछ सरकने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जमीन पर खींचकर ले जाई जा रही हो। यह आवाज तीनों ने सुनी थी। आम्रपाली ने घबराते हुए कहा, स्वर्णसेन कुछ तो है, हमने भी आवाज सुनी। स्वर्णसेन ने घोड़े को तेजी से पीछे मोड़ा और कहा, सरना तुम आम्रपाली का ध्यान रखो, मैं देख कर आता हूँ। सरना तेजी से घोड़ा आगे बढ़ाकर आम्रपाली के पास रुक गई। आम्रपाली ने कहा, सरना कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? तो सरना ने कहा, नहीं देवी, ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ होने की खबर हमारे अलावा सोम और मुकुंदा को ही है, और कोई नहीं जानता कि हम इस वक्त इस जंगल में हैं। आम्रपाली और सरना बीच जंगल में खड़े ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक विशालकाय रीछ आ गया। वो अपना बड़ा सा मुंह खोले जोर से चीखा। रीछ को देखकर आम्रपाली कांपने लगी। उसने कहा, सरना ये बहुत खतरनाक है, ये हम पर हमला कर सकता है। सरना तलवार हाथ में लिए आम्रपाली के घोड़े के आगे आ गई। सरना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रीछ बड़ा सा मुंह खोले जा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। आम्रपाली घबरा कर कहती है, सरना पीछे आओ, ये तुम पर हमला करने वाला है। तभी रीछ तेजी से सरना की तरफ दौड़ा। सरना बहुत सतर्क थी, उसने तलवार सामने की हुई थी। रीछ तेजी से दौड़ता हुआ सरना की तरफ आ रहा था। आम्रपाली डर से कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब सरना नहीं बचेगी। रीछ ने दौड़ते हुए सरना की तरफ छलांग लगाई, किंतु सरना के चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं थे।
तभी रीछ सरना पर हमला करने की बजाय सरना के घोड़े के आगे आ गिरा। आम्रपाली ने जब आंखें खोली तो देखा कि स्वर्णसेन ने अपने भाले से रीछ पर वार कर दिया था। स्वर्णसेन ने कहा, जल्दी चलो। ये सुनते ही सरना और आम्रपाली तेजी से उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगे। सरना ने कहा, वो कैसी आवाज थी युवराज? तो स्वर्णसेन ने कहा, हमने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। तीनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। दरअसल आम्रपाली के जंगल में प्रवेश करने से पहले ही सम्राट और अंतेनाग ने जंगल में खतरे को भांप लिया था। उन्होंने जंगल में जगह जगह महारानी के द्वारा तैनात कराए गए सैनिकों को देख लिया था। इसलिए वो दोनों सावधानी से आम्रपाली, स्वर्णसेन और सरना के आसपास छिपकर उनकी सुरक्षा में लगे थे। जब वो तीनों आगे बढ़ रहे थे तब पेड़ पर छिपे सैनिक को सम्राट ने एक छलांग लगाकर शांति से नीचे गिरा दिया था और फिर उनको बेहोश करके पीछे खींच लिया था। कुछ सैनिकों के मुंह बंद करके उन्हें कुछ देर के लिए मूर्छित कर दिया था, तो कुछ को सिर पर वार करके बेहोश कर दिया था। ये सब सम्राट और अंतेनाग इतनी सावधानी से कर रहे थे कि स्वर्णसेन, सरना और आम्रपाली को बस 1-2 बार किसी के आसपास होने की भनक लगी थी। तो सारी आवाजें दरअसल इसलिए आई क्योंकि सम्राट उन तीनों को महारानी के सैनिकों से बचा रहे थे। उधर वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर अंधाधुंध आगे बढ़े जा रहे थे। उनके रास्ते में सामने एक ऊंचे वृक्ष पर 4 सैनिक तीर से निशाना साधे बैठे थे। तीनों का निशाना एक पर था। इधर तीर कमान से निकलता, उधर आम्रपाली, स्वर्णसेन और सरना के घोड़े पर वार होता। जैसे जैसे वो तीनों वृक्ष के नजदीक आते जा रहे थे, चारों तीरंदाज अपना निशाना और सटीक करते जा रहे थे। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाले थे, अचानक से उन चारों को किसी ने बेहोश कर दिया और वो वृक्ष से नीचे आ गिरे। ये देखकर तीनों के घोड़े हिनहिना कर वहीं रुक गए। स्वर्णसेन और सरना ने नजर उठाकर ऊपर देखा, पर उन्हें वृक्ष पर कोई नजर नहीं आया। तब तक सम्राट और अंतेनाग उनके पास पहुंच गए। सम्राट और आम्रपाली एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी अचानक सम्राट संभल कर कहते हैं, जल्दी चलो यहाँ से, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। फिर पांचों तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए आगे निकल गए। वहीं ऊपर वृक्ष की डाल पर बैठा सोम, जिसने उन तीरंदाजों को बेहोश किया था, उन पांचों को जाते हुए प्रसन्नता पूर्वक देख रहा था। महारानी कपाला से गलियारे में बात कर रही थी। उनकी खुसुर पुसुर सुनकर महाराज की आंखें खुल गईं। उन्होंने बाहर आकर देखा तो कपाला और महारानी बातें कर रहे थे। तो महाराज ने कहा, इतनी रात गए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं? महारानी और कपाला महाराज को देखकर चौंक गए। तो महारानी ने मन में सोचा, अब क्या बताऊं महाराज को। तभी उनके मन में एक बात आई, बता देना ही बेहतर होगा। इससे महाराज आम्रपाली पर कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो महारानी ने महाराज की तरफ जाते हुए कहा, महाराज, हम आपको उठाने ही वाले थे। सूचना ऐसी है जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। महाराज ने विस्मित होकर पूछा, ऐसी कौन सी घटना घट गई मध्य रात्रि में? तो महारानी ने कहा, महाराज, ये आम्रपाली किसी का कहना नहीं मानने वाली। उसने आज ही आपका आदेश भी तोड़ दिया अपनी जिद के लिए, और आपके पुत्र को भी साजिश में शामिल कर लिया। बहुत शातिर स्त्री है ये आम्रपाली। महाराज कठोर स्वर में कहते हैं, अब पहेलियां ही बुझाती रहेंगी या फिर कुछ खुल के भी बताएंगी? तो महारानी ने जवाब दिया, महाराज, आपने मना किया था, फिर भी आम्रपाली महल से बाहर चली गई, वो भी स्वर्णसेन की सहायता से। पता नहीं स्वर्णसेन पर उसने कैसा जादू किया है कि वो उसकी हर बात मान लेते हैं। मुझे तो अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। महाराज अब बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, उसको इस दुस्साहस की सजा जरूर मिलेगी और स्वर्णसेन से तो हम बात करेंगे। तो महारानी ने कहा, महाराज, ये अपने परिवार की बात है। यदि बाहर किसी को इस बात की भनक भी लग गई तो सब यही कहेंगे कि आम्रपाली युवराज के साथ भाग गई। हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी हर तरफ महाराज। ये मामला हमें आपस में ही निपटाना होगा। तो महाराज ने मन में कहा, महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। आम्रपाली की तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं बची, ऊपर से हमारी बदनामी और हो जाएगी समाज में। तो महाराज ने कहा, सही कहा, और यदि ये बात बाहर चली गई तो नगर वधू से भेंट करने के लिए जिन लोगों ने धन दिया है वो भी हल्ला मचा देंगे। फिर तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। अब आम्रपाली के साथ शालीनता से पेश आने का वक्त निकल गया। पानी अब हमारे सिर से ऊपर उठ चुका है। हम उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही भेंट करने वालों को भी भेंट का समय शीघ्र से शीघ्र देंगे। तब उसको पता चलेगा कि महाराज से बगावत का अंजाम क्या होता है। महाराज को क्रोधित देखकर महारानी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर कपाला को मुस्कुरा कर देखा। उन्हें देखकर कपाला भी मुस्कुरा रही थी। महाराज आम्रपाली पर अब कौन सा कड़ा प्रतिबंध लगाएंगे,
क्या सम्राट आम्रपाली को लेकर मगध चले जाएंगे? और जब सम्राट आम्रपाली को अपनी असलियत बताएंगे तो आम्रपाली की क्या प्रतिक्रिया होगी? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।